हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 10⁻6 मीटर को, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मेगा कहा जाता है। 10⁻−3 को क्या कहा जाता है? इसे मिली कहा जाता है। और 10⁻3 को क्या कहा जाता है? तो इसे किलो कहा जाता है। कुछ और बता रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। 10⁻−9 इसे क्या कहा जाता है? इसे नैनो कहा जाता है। ठीक है। और 10 घात यहीं अगर +9 हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गीगा कहा जाता है। ठीक है। और 10⁻−15 भी पूछा जाता है। ये क्या होता है? फिमेटो होता है 10⁻−15। और 10 घात अगर 12 हो तो क्या होता है? टेरा होता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है या एम्पियर प्रति सेकंड होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये वोल्टेज का मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है? तो ये तापमान का मात्रक है। किलोग्राम किसका है? तो ये द्रव्यमान का है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? तो पारसेक होता है। अगर पूछा जाए प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो पहला करा डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्र मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। डॉप्सन उष्मा की इकाई नहीं है। तो डॉप्सन किसकी इकाई है? इससे ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो डॉप्सन से नापी जाती है। और उष्मा की इकाई क्या है? तो उष्मा की इकाई है जूल। और एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या है? संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग बराबर। तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का क्या होता है मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? तो पीछे बताया मैंने, 10⁻⁻9 को क्या कहा जाता है? 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आप छोड़ दीजिए, ये प्रश्न नहीं बनेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात पूछ रहा है। देखिए, विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है। और कह रहा है इनका दोनों का अनुपात तो हो जाएगा, ये दूरी नीचे दूरी है तो ये न्यूनतम होता है। और दूरी क्या होती है? पूरी लंबाई होती है। दूरी पूरी लंबाई होती है। अगर कोई चीज़ ऊपर जैसे छोटा मान है और नीचे क्या है? बड़ा मान हो, तो क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, तो और क्या होगा? 1 से बराबर भी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 के बराबर अथवा 1 से कम होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम विस्थापन की, तो विस्थापन कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि, ध्यान रखिए, पूछा जाता है। और दूरी कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। करा वेग और समय, वेग और समय की प्रवणता क्या कहलाता है? तो विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब पूछा जाता है चाल और समय की प्रवणता क्या कहलाती है? तो दूरी होता है। ठीक है, चाल और समय की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? तो दूरी प्राप्त होता है। और त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। और यही पूछा जाए त्वरण और समय की प्रवणता क्या कहलाता है? क्या प्राप्त होता है इससे? तो वेग प्राप्त होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। करा मुक्तावस्था में है तो यू जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस पूरे ये जीरो हो गया तो हाफ जी टी स्क्वायर बचता है। जी क्या है, नितांक है, इसको हटाने के बाद क्या बनेगा, तो अनुक्रमानुपाती आ जाएगा। यस अनुक्रमानुपाती टी स्क्वायर, तो किसके हो जाएगा, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति का पहले समीकरण किसने दिया है, तो गैलीलियो ने दिया। ध्यान रखिए, नियम किसने दिया है, तो नियम न्यूटन ने दिया है, और समीकरण किसने दिया है, तो गैलीलियो ने दिया है। कितने समीकरण दिए हैं, तो 3 समीकरण दिए हैं। कौन कौन से देखिए, बी पहला है बी बराबर यू टी प्लस ए टी, पहला है वी बराबर यू प्लस ए टी है। दूसरा क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तीसरा है। और यहाँ v क्या है, तो v है ये अंतिम वेग, s क्या है, तो विस्थापन है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, t समय है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये पहला जो है ये क्या दर्शाता है, तो ये वेग और समय। ठीक है, पहला और वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा किसके बीच बताता है, विस्थापन और समय के बीच, दूसरा विस्थापन और समय के बीच, और तीसरा वेग और विस्थापन के बीच या संबंध बताता है। तो क्या पूछ रहा है, दूसरा समीकरण किसके समय पूछ रहा है, तो दूसरा किसके बताता है, विस्थापन और समय। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन यानी स्थिति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। पहला पूछा जाए तो वेग और समय, और तीसरा पूछा जाए तो वेग और विस्थापन के बीच संबंध। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई पिंड v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। करा कोई पिंड है, उसे फेंका जा रहा है ऊपर। ठीक है, ऊपर फेंका जाता है या एच ऊंचाई के बाद बिना वापस लौट आता है। ठीक है, एच ऊंचाई के बाद यहाँ जाता है, फिर वापस लौट आता है, यानी एच चलता है और फिर एच आता है वापस। तो क्या इतना हो गया, दूरी कितनी हो गई, 2h हो गया। विस्थापन वहीं स्थान पे आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2h अपॉन क्या हो गया, 0, तो क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने परिभाषित किया था, और नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने नियम दिया। अगला प्रश्न है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तोलक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। आप इसको समझ लेते हैं। देखिए, उत्तोलक में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें। बीच में क्या होता है, पेच, एफ यानी फलक्रम होता है, एफ होता है जिसे हिंदी में आलम कहा जाता है। एक होता है ई, ये आयास यानी एफर्ट, और इधर होता है एल, भार, लोड। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर F जो है बीच में होता है, F बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, अभी मैं उदाहरण से बताऊंगा। और अगर L जो है बीच में होता है तो क्या होगा, द्वितीय श्रेणी का। और अगर E जो है बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, पहले श्रेणी का उत्तोलक के बारे में बता रहा हूँ। पहले में मैं लेता हूँ पिलास को। ठीक है, मान लीजिए पिलास है। ठीक है, पिलास क्या होता है, बीच में। देखिए, पेज क्या होता है, बीच में होता है ना, एफ। और लोड कहाँ पे होता है, लोड यहाँ पे होता है, और यहाँ से हम दबाते हैं, प्रयास करते हैं। तो एफ अगर बीच में हो तो क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, अब हम दूसरे श्रेणी का उत्तोलक समझते हैं। दूसरे श्रेणी का क्या होता है, एल बीच में होना चाहिए। सरलता का उदाहरण लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया, पेच हो गया, और कह रहा एल बीच में होना चाहिए। एल यहाँ पे हो गया, लोड तो यही होगा ना, और यहाँ से हम प्रयास करेंगे। ये किस श्रेणी का हो गया सरलता, तो ये द्वितीय श्रेणी का हो गया। और अब तृतीय श्रेणी की बात करते हैं। चिमटा पूछा। ठीक है, मान लीजिए चिमटा है। ठीक है, चिमटा है, और चिमटे में क्या होता है, ई जो है तृतीय श्रेणी में क्या होना चाहिए, ई बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया, और बीच से ही तो हम दबाते हैं ना। ई जो एफर्ट जो लगाएंगे यानी प्रयास जो करेंगे वो बीच से तो करेंगे, और लोड क्या होता है, यहाँ किनारे होता है। अब ई अगर बीच में होगा तो क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आप इसको समझ लीजिएगा। एफ अगर बीच में तो प्रथम, एल अगर बीच में तो द्वितीय, और ई अगर बीच में तृतीय। ठीक है, तो यहाँ पे एल ई जो है इसमें चिमटे में क्या है, ई बीच में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आप इस प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का जड़त्व
किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी गतिकी अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। जड़त्व क्या होता है, किसी मतलब वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कोई भी वस्तु रहना चाहती है, ठीक है, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जड़त्व का नियम, पहला नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा, कैपिटल जी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान पूछा जाता है, इसका मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6.67 गुणे 10 घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है। एक होता है स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन के अस्तित्व की व्याख्या, उत्प्लावन बल किसने दिया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, आर्किमिडीज ने दिया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां भी अगर आपको तैरने से संबंधित कोई भी चीज बताई जाए वहां पे कौन सा सिद्धांत होता है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम जो दीवार पर फेंका हुआ गेट टकराकर वापस लौट आता है के संबंध में व्याख्या करता है। आप सभी को पता है, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा जो है गति का तीसरा नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो घर्षण का। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, तो कार में कौन सा सकारात्मक होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। देखिए जो न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम ये क्या है, तो ये बल का क्या करता है, परिभाषा देता है, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम बल का परिभाषा, दूसरा नियम बल का सूत्र देता है, बल का सूत्र दूसरा नियम देता है। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m गुणे a होता है। और तीसरा क्या होता है, बल की प्रकृति होता है। क्या बताता है तीसरा, बल की प्रकृति, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा पूछ रहा है, तो परिभाषा कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का पहला नियम। पहला नियम क्या देता है, तो परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल का सूत्र देता है, तीसरा नियम क्या देता है, बल की प्रकृति देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा, जैसे नाव है कोई व्यक्ति और यह क्या होता है, अगर इधर व्यक्ति कूद जाता है तो ये क्या होगा, पीछे चली जाएगी ना, तो क्रिया प्रतिक्रिया लगेगा, तो क्या होगा, नाव जो है तट से दूर चली जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, तो क्या अकेले कभी नहीं होता, तो बल नहीं होता कभी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया भी जरूर होगा, क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया भी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या अकेले नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और किसका होता है, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² होता है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है, क्या स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों का योग क्या होता है, तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, किसी वस्तु या उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उदाहरण कौन सा है, तो स्प्रिंग, ध्यान रखिए, स्प्रिंग और बांध में जो पानी होता है, बांध में जो पानी होता है वो भी, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो आप सभी को पता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होता है,
अभी बताया ना पीछे, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, आप इसको रख लीजिएगा। स्प्रिंग में कौन सी, तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है, तो कितना होता है 746 वाट। देखिए कंफ्यूजन के लिए 786 भी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो अभी बताया ना क्या होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हाँ, कार्य बटे समय, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे समय, बताया था ना पीछे। आगे बढ़ते हैं। 1 किलो घंटा बराबर होता है, 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो 36 गुणे 10 घात 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक यानी फील्डर अपनी बाहों को पीछे की ओर कर लेता है। आपने देखा होगा जब कैच लेते हैं ना, तो हाथ को क्या करते हैं, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि वो समय बढ़ाते हैं, क्या होता है, टाइम बढ़ाते हैं। और टाइम बढ़ाने क्यों बढ़ाते हैं, जो बल होता है, टाइम बढ़ाने का जो बल होता है वो कम लगता है, जिससे चोट कम लगेगी। ठीक है, पीछे कर लेते हैं तो समय बढ़ जाएगा और बल क्या होता है, कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा डैश है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगी, तो क्या होगी, बढ़ती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान क्या होता है, जो कैपिटल जी होता है ये हमेशा नियत रहता है। ठीक है, ये हमेशा नियत रहता है, यानी कहीं बदलता नहीं है, ये सार्वभौमिक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। एक जो स्मॉल जी होता है, क्या होता है, ये ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी निर्भर करता है, अब और क्या होता है, कैपिटल जी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि पृथ्वी पर कितना होता है, 1/6 होता है, चंद्रमा पर। ठीक है, यही। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा स्थापित जल का भार होगा। तो ये किसका नियम है, तो ये आर्किमिडीज का नियम है। जैसे मान लीजिए ये कोई है, पानी है इसमें, ठीक है, कराया इसमें 10 न्यूटन का भार, वायु में क्या इसका भार 10 न्यूटन, जब इसे पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, पानी में डुबोया जाता है, कितना न्यूटन का हो गया, तो 8 न्यूटन का, और ये बल कितना लग रहा है, तो इधर से तो 2 न्यूटन का लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। देखिए भार एक होता है भार, ठीक है, और एक होता है द्रव्यमान। ठीक है, भार और द्रव्यमान क्या होता है, ये नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है यानी किलोग्राम। ठीक है, नियत रहता है। और भार क्या होता है, ये बदलता रहता है, भार बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा, तो आ गया ना प्रश्न, इसका मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा। कह रहा है 2 वस्तु हैं, उनका द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो उनका क्या होगा, F बराबर क्या होता है, तो Gm1 m2 अपान r² होता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर इनको 3 गुना कर दिया m1 m2 को तो क्या होगा, ये 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है, तो ध्वन के लिए क्या चाहिए होता है, तो ध्वन जो है निर्वात में गमन नहीं करती, और चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वन बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकता, यानी ध्वन निर्वात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग
लगभग होता है। प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग जो है वह वेग होता है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो दोबारा वापस ना आए, तो वही प्लायन वेग होता है। तो पृथ्वी का कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यही हम बात करते हैं सूर्य का कितना होता है, तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और चंद्रमा की कितना होता है? 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है। यानी जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, किसके कारण करता है? देखिए, ग्रहों से संबंधित जो भी होगा वो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर क्या करती है? वॉशिंग मशीन जो है किस पे काम करता है? ये अपकेंद्रण पे काम करता है। देखिए, अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल होता है। अपकेंद्री बल केंद्र की तरफ लगता है और अपकेंद्री बल किसकी लगता है? तभी तो मैल बल छोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपकेंद्री। वॉशिंग मशीन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल पटरी पर वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि किस? तो अपकेंद्री बल, इसमें केंद्रीय बल होगा। क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवश्यक केंद्रीय बल के लिए या झुकी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है? अभी बताया ना, जो भी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? केंद्राभिमुख बल, यानी अभिकेंद्रीय बल इसको कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी, देखिए पानी है ऊपर की, अब कोई पिंड यहाँ पर मान लो डूबी है तो ऊपर की तरफ कौन सा बल लगाता है? तो उत्प्लावन बल लगाता है। ठीक है, उत्प्लावन बल लगाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं। देखिए, उत्प्रेक्ष बल मतलब उत्प्लावन बल, मान लीजिए भार, ठीक है, और बल, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? नीचे से बल लगता है, क्या होता है? ये उत्प्रेक्ष यानी उत्प्लावन बल होता है, और ये इधर से लगता है बल, तो ये क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है। अक्सर एग्जाम में पूछा है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका क्या होता है? इसका जो बर्फ का घनत्व होता है पानी से कम होता है। क्या हो जाएगा? पानी से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी से कम। ध्यान रखिएगा, जो वस्तु तैरेगी उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। जो वस्तु तैरेगी उसका घनत्व कम होता है, और जो जिसमें तैरेगी उसका घनत्व ज़्यादा होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होती है। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? तो ये पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या है? दाब, ये पूछा जाता है, दाब का बीमा सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं पूछ रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापा जाता है। बाकी हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे घनत्व नापा जाता है, अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। और पनडुब्बित हो गई। और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रो और हाइड्रो में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे आर्द्रता नापी जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिजियोइलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे फिजियोइलेक्ट्रिक दाब विद्युत प्रभाव ये कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब के द्वारा। और इसके द्वारा पराश्रव्य जो है ध्वनि, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, क्वथनांक और हिमांक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक यानी पानी किस पर जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है सेम होते हैं। अब अगला प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप है, यानी परम शून्य ताप कितना होता है? तो होता है 0 केल्विन।
0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 केल्विन होगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक मतलब कि पानी जिस पर जम जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस। और यही फ़ारेनहाइट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32 फ़ारेनहाइट। अगला है, लगभग किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये तो बहुत पूछा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व जो है अधिकतम पूछा होता है। अगर आयतन न्यूनतम पूछा जाए, पानी का आयतन न्यूनतम कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व महत्तम पूछा जाए तो इसका हो जाएगा ये भी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि क्या होते हैं? ये उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? उष्मा के कुचालक। ऊन उष्मा के कुचालक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम शून्य। परम शून्य ताप या कितना होता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आणविक गति बंद हो मतलब होना है गैस का ठोस में होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी कोई भी ब्लैक चीज है तो किसको अवशोषित कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को। ऑप्शन डी इसका करंट आंसर हो जाएगा। ब्लैक क्या होता है? वो सभी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? संघनन क्या होता है? गैस का सीधे द्रव में परिवर्तन को क्या होता है? संघनन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में बदलना। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या होता है? ये ऊर्ध्वपातन होता है। इसका उदाहरण क्या है? सल्फर, नेफ्थलीन, गंधक, कपूर, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ठीक है, और एक होता है वाष्पीकरण। द्रव का गैस में बनना क्या होता है? वो वाष्पीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ऊर्जा संरक्षण के? देख लेते हैं आगे। इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे इसका निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला है 273 केल्विन का मान। 273 केल्विन का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो सेल्सियस वो जरा फ़ारेनहाइट में दिया है 98, तो इसे सेल्सियस में कितना होता है? सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालन। चालन किस में होता है? तो ये ठोस पदार्थों में। ठोस पदार्थों में क्या होता है? अणु जो है बहुत पास होते हैं, तो उसमें जो है गति नहीं करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालन। तो चालन ठोस में। और संवहन किस में होता है? तो द्रव और गैस में होता है। और विकिरण किस में होता है? तो प्रकाश में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है? कपूर भी है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना। और नेफ्थलीन भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और तो इसे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, तो ये 273 केल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी पूछ रहा है। किलो कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। और पूछ रहा है किलो कैलोरी, तो क्या हो जाएगा? तो 4.2 गुणे 10⁻³ जूल हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलो पूछा है तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बाह्य तापमान पर भी निर्भर, सही है। और वायुमंडल आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है। वायु पर भी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? इस बिंदु पर जल अपनी तीनों अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ये त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होता है 273.16 डिग्री केल्विन होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 0.16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड कैसी किरण है? तो ये अनुप्रस्थ किरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, ध्वनि ध्यान रखिए, ये कैसी है? अनुदैर्ध्य है। इसी को आप ध्यान रखिए बस। ध्वनि कैसी है? तो अनुदैर्ध्य है। बाकी जो है
जो किरणें हैं उष्मा विकिरण, विद्युत धारा, गामा रेज, ये सब कैसी हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। किस दिशा में कंपन करते हैं? देखिए, अनुदैर्ध्य पूछा ना, तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है? समांतर होता है, और अनुप्रस्थ में क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, लंबवत होता है। अनुप्रस्थ में लंबवत और अनुदैर्ध्य में समांतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरंगे चमगादड़ डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। तो कैसी तरंगे होती हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंगे कितना होता है? ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो तरंगे होती हैं वो पराश्रव तरंगे होती हैं। इसे चमगादड़ और डॉल्फिन सुनते हैं। और अगर 20,000 से कम होती हैं, 20 से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये कैसी होती है? अपश्रव। इसे सुनी नहीं जा सकती, अपश्रव होती है। जैसे इसको कौन सुनता है? तो कुत्ता बिल्ली वगैरह सुनते हैं। और मनुष्य का बात करें तो जो श्रव्य होता है तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुनता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक डैश रूप में जानी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इसको आप हटा दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। अगला, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगाती लेगी? यही पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। और समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा है, समय पूछा है। तो दूरी कितना दिया है? तो दूरी दिया है 7 किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000। और चाल कितना दिया है? 700 मीटर दिया है। अब इस कितना आ जाएगा? तो इसको काटेंगे तो 10 सेकंड आ जाएगा। कितना? 10 सेकंड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। देखिए, कोई भी वस्तु उस कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो उसी कलर को वापस करती है, परावर्तित करती है। बाकी शेष कलर को क्या करती है? वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाल कोई कपड़ा लाल इसे दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लाल को क्या करती है? परावर्तित करती है और बाकी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर सभी को वो अवशोषित कर लेती है तो क्या होता है? कौन सा कलर दिखेगा? काला। ठीक है, और अगर सभी को वापस कर देती है यानी परावर्तित कर देती क्या दिखेगा? तो सफ़ेद दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति किसने नापा था? ओले रोमर ने। कब नापा था? 1676 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है, तो इसका कौन विभाजित करता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म विभाजित करता है। आपने पढ़ा है कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? तो किसका उदाहरण होता है? तो ये अपवर्तन का उदाहरण। ध्यान रखिए, कोई भी अगर ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर दिखाई दे रहा या प्रतीत हो रहा तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात के समय तारों का टिमटिमाना आ गया ना, प्रतीत हो रहा है ना, किसकी वजह से? तो अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रकीर्णन क्या होता है? देखो, प्रकीर्णन तो नीले रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। और आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो क्या पूछ रहा है? तो R बराबर पूछ रहा है। R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R बराबर 2F। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसका क्या हो जाएगा? हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक गोली दर्पण के परावर्तित पृष्ठों के मध्य एक बिंदु जिसे कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है, पोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? देखिए, इसका होता है 1/F बराबर 1/V + 1/U इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और लेंस का क्या होता है?
एक बटे एफ बराबर क्या होता है, एक बटे वी माइनस एक बटे यू होता है। ध्यान रखिए, इसमें माइनस होता है और उसमें प्लस होता है, दर्पण में प्लस होता है और उसमें माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। कह रहा है कि जब, देखिए क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है, यहाँ पे सी होता है और ये अनंत होता है। कह रहा है वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई, तो कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, एफ और सी के बीच में बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वक्रता केंद्र पे ही रखी जाए तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल दर्पण की क्या होती है, तो अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसे इस पे बनता है, इस पे कैसे बनता है, तो इस पे जो है बड़ा बनता है और आभासी बनता है, यानी सीधा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आभासी और बड़ा, आभासी सीधा ही दिखेगा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, साइड मिरर में। ध्यान रखिए, साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण में। रोड लैंप का प्रयोग किसमें होता है, तो रोड लैंप का प्रयोग किसमें होता है, इसमें कौन सा प्रयोग होता है, इसमें उत्तल लेंस का। अगर पूछा जाए हेड लैंप, गाड़ियों का जो हेड लैंप होता है उसमें कौन सा प्रयोग होता है, उसमें होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग। डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नाई भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, दृष्ट धारा के मामले में, दृष्ट धारा के मामले में क्या होता है, केवल एक ही दिशा में। इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्ट धारा मतलब डीसी करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गणना करने पे, तो गणना करने पे होती है 711। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा एक राशि है, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दाब भी कैसी राशि है, अदिश राशि। सदिश राशि की बात करते हैं, आवेग, त्वरण, बल, संवेग, ये कैसी है, सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं। दिक् परिवर्तन का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। दिक् परिवर्तन तो इसमें जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ये दिक् परिवर्तन। और डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है, तो इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या है, तो देख लीजिए इसका सही संबंध देखते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, और ये समांतर क्रम में क्या होता है, तो वह 1/R बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, ये समांतर में और वो श्रेणी में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत धारा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो किलो घंटा। किलो घंटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिएगा। ठीक है, जिससे आपका नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी विद्युत ऊर्जा किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं नियम पे। फ्लेमिंग के बाएं के नियम पर यह कार्य करता है विद्युत मोटर। और यह क्या करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, और विद्युत को किस में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह जनरेटर पूछा जाए तो जनरेटर क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। और जनरेटर फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर है, तो ये दाएं हाथ के नियम पर। ठीक है, दाएं हाथ के नियम पर है। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है समांतर श्रेणी में, तो 1/R R1 प्लस R2 होता है। तो R का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिए ऊपर मल्टीप्लाई होगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 होगा R का मान। ठीक है, R का मान पूछा है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, इकाई वाट को
डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसके वाट को किसके रूप में पूछ रहा है, व्यक्त किया जा सकता है। देखिए P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। V का क्या होता है, वोल्ट मात्रक होता है, और इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। और P का क्या होता है, वाट होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनचुंबकीय पदार्थ है, अनचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम जो है ये अनचुंबकीय पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, क्षेत्र पूछे तो टेस्ला और फ्लक्स पूछे तो वेबर। अला निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, वही प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबर। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।